नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और दुनिया भर में जो इस वक्त एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, ग्लोबली आखिर क्या कुछ हो रहा है, उसे समझने के लिए आज इस फॉरेन पॉलिसी पॉडकास्ट में मेरे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर पंकज सारन। आप रिटायर्ड करियर डिप्लोमेट हैं, लेकिन इस वक्त मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हैं। भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं रशिया में, बांग्लादेश में हमारे हाई कमिश्नर, the former deputy national security advisor as well, and currently also the convener for NatStrat. बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी, शुक्रिया। सर, सबकी जो टाइम टेबल्स हैं आजकल वो बिल्कुल ही जो है उलट गई हैं, शीर्षासन हो गई हैं, बिकॉज कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। थैंक्स टू वन जेंटलमैन इन पर्टिकुलर विच इज प्रेसिडेंट ट्रम्प। अगर मैं उससे शुरुआत कर सकूं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्या आपको कोई फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी नजर आती है? क्या एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है या एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जब वो चुनाव जीते थे पिछले साल, तो उनका एक ही वन लाइन एजेंडा था फॉर द इलेक्शन कैंपेन, विच वाज वेरी सिंपल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो अगर हम एक तरह से देखें, दैट एनकैप्सुलेटेड हिज ग्रैंड स्ट्रैटेजी कि मुझे अमेरिका को रिवाइव करना है। तो नॉट ओनली मेक इट ग्रेट बट ग्रेट अगेन। तो जो अगेन का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका मतलब यही है कि ही इंटरनलाइज्ड इनसाइड हिज माइंड दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द अमेरिका ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स। द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस ने जो अमेरिका की ग्रेटनेस थी उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, अमेरिका को वीक किया। सो आई वुड से एक तरह से अगर हम बहुत ऊंचाई से देखें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज द ग्रैंड स्ट्रेटेजी। अब उसको अचीव करने के लिए जो उथल पुथल पिछले एक साल में हम देख रहे हैं, वो सब जाके एक ही इसी मुद्दे पे रेस्ट करती है कि जो भी जस्टिफिकेशन वो देते हैं, चाहे एक्शन ए बी सी डी जो भी लिया है दुनिया में पिछले 1.5 साल से, all the actions are intended to achieve that one goal. So yes, there is a grand strategy, but in the process of achieving that grand objective, so I would say there is a grand objective, maybe not a grand strategy. The grand objective, as I said, we know, everyone knew it. That was the plank on which he won the election, which is very interesting from a historical perspective. अगर आप अमेरिकन विशेषज्ञों से बात करें तो वो historical perspective पे इसको देखते हैं कि ट्रम्प क्या हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या हैं जिन्होंने ट्रम्प जैसे आदमी को ऊपर छोड़ा है, और ऐसे छोड़ा है कि ना तो रिपब्लिकन पार्टी में ना डेमोक्रेट पार्टी में उनकी कोई भी पॉलिटिकल चुनौती है। सो ही इज कंप्लीटली गॉट अनब्राइडल्ड पावर एंड सपोर्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ट्रम्प का मतलब क्या है, और जो अब बाकी जो हम देख रहे हैं डे टू डे में सुबह शाम, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो इसका आपने जिक्र किया, आई थिंक इट इज अ मैनिफेस्टेशन। सो उसमें हम बात कर सकते हैं कि उसमें कोई एक, जैसे आपने कहा, ग्रैंड स्ट्रेटेजी है या इट इज कंप्लीटली अमेरिका गॉन अनब्राइडल्ड, अनबाउंड, Chaos. जिसे It's total chaos chaos. is chaos is one word, but I don't think the Trump people think it is chaos. I think they think that जो उनको पहले करना चाहिए था, जो नहीं किया, वो आज कर रहे हैं और जल्दी में हैं, they're in a hurry. और जो पहले हुआ था, they in fact are taking delight, और एक तरह से वो खुशी ले रहे हैं कि जो पहले हुआ था, जो पहले के assumptions थे, वो हम ठुकरा रहे हैं, and without apology. So we don't owe an explanation to anyone. एक तरह से this is a huge hegemon which seems to have broken all its shackles and all the rules and said I will do what I want, and दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सकता है। सिर्फ एक पावर है जो मुझे थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन कर सकती है, वो है अमेरिका की जनता, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। तो चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो,
चाहे कि उनके फ्रेंड्स हों, चाहे कि इनके एलाइज़ हों, बेसिकली हम ये देख रहे हैं अमेरिका अंडर ट्रम्प कह रहा है कि हम किसी को नहीं चाहते हैं, ना हमें किसी की ज़रूरत है। हम बट अपनी क्या उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता सर? एक तरफ जहां हमें लगा था कि क्या ट्रम्प की पॉलिसी आइसोलेशनिस्ट हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती रूप में उन्होंने यही कहा था कि भाई हमें दिलचस्पी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों में घुसकर जो है हम वहां पर कोई भूमिका निभाए। लेकिन दूसरी तरफ दिस इंपीरियल फुटप्रिंट ऑल्सो जो वो वेनेजुएला में कर रहे हैं, कभी नाइजीरिया में जो है बॉम्बिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ईरान में स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या एक इनहेरेंट पुल है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है इन व्हाट ही इज थिंकिंग? नो डेफिनिटली थोड़ा-सा तो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन एन आइसोलेशनिस्ट, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव दीज़ सेलेक्टिव इंटरवेंशंस। बट क्वेश्चन ये है वेदर the interventions will lead to a full scale involvement of Americans in different parts of the world. अभी तक जो मॉडल हम देख रहे हैं वो है स्मार्ट इंटरवेंशन, अवॉइडिंग अमेरिकन गेटिंग सक्ड इनटू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आइसोलेशनिज्म कह सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज द राइट वर्ड। आई वुड से इट इज मोर यूनिलैटरलिज्म, कि जो हमें उचित समझते हैं वो हम करेंगे। पर ये कहना कि हम तो ये कहना कि हम जो दुनिया में हो रहा है या हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं करेंगे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा वेनेजुएला, ईरान, नाइजीरिया और पता नहीं कहाँ-कहाँ करेंगे। तो इट इज़ नॉट कि हम बिल्कुल ही अपने शेल में चले गए हैं, कि हम दुनिया की जहाँ ज़रूरत होगी, सो यूनिलैटरल स्टेप्स, यूनिलैटरल अप्रोच इज द डिफाइनिंग मोमेंट। और ग्रीनलैंड में जैसे जो हो रहा है वो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों ने नहीं सोचा था। और इसमें जो एक मैसेज वॉशिंगटन से ये आ रहा है कि ना हमें अपने एलाइज की ज़रूरत है, ना हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है, और जो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे वो हमारे टर्म्स पे बनेंगे। तो आई एम अनअशेम्ड एंड आई डोंट केयर व्हाट लॉयल्टी, व्हाट टेस्ट ऑफ लॉयल्टी आई विल अप्लाई। कि अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको 100% लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। जहां पे कोई भी थोड़ी सी रोक है या बाधा आती है, आई विल ओवरकम। तो अब हमने कभी नहीं सोचा था किसी ने, बाहर के, आउटसाइड द वेस्टर्न अलायंस, कि वेस्टर्न अलायंस के अंदर ही एक लड़ाई का माहौल पैदा हो गया है। तो जो हमारा अजम्पशन था 1 साल पहले तक, कि हम बात करते थे द कलेक्टिव वेस्ट, या हम बात करते थे वेस्टर्न अलायंस की, या हम बात करते थे द वेस्ट की, अब तो वेस्ट तो खत्म ही हो गया। देयर इज नो सच थिंग लेफ्ट एज द वेस्ट। तो अब जिस तेजी से ट्रम्प और उनके एडवाइजर्स आगे बढ़ रहे हैं, चाहे देखिए जैसे ग्रीनलैंड में, उस तेजी से बाकी दुनिया अभी तक नहीं बढ़ पा रही है। और आइसोलेशनिज्म आई वुड से इज मैनिफेस्टेड, फॉर एग्जांपल, कि अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पता नहीं 60-65 ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर दिया है। एक्चुअली ये विचारधारा अमेरिका में हमेशा से रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड और जिस स्केल से अमेरिका निकल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, सम ऑफ देम आर क्रिटिकल, एब्सोल्युटली क्रिटिकल, जैसे क्लाइमेट है या ट्रेड है, दीज आर फंडामेंटल इश्यूज, डेवलपमेंट है। So we are seeing the birth of a new America as we speak. Question ये है, is it limited to Mr. Trump, his personality, his individual preferences, या हम कुछ एक structural institutional shift देख रहे हैं अमेरिका अमेरिका में, which will outlast ट्रम्प। ट्रम्प 3 साल और हैं, उसके बाद ये ये ट्रेंड्स जो हम आज देख रहे हैं, विल दे कंटिन्यू या विल दे बी अ रिवर्सल? दैट रियली इज द बिग क्वेश्चन। You know, and that's in fact the exact segue to my next question, क्योंकि आपने जैसे कहा कि there is no West anymore, हम जो US led West कहते थे, so has everything else gone to waste? Because even if Trump is not there in office, हालांकि इस साल के एंड में मिड टर्म पोल्स होंगे, हो सकता है डेमोक्रेट्स शायद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका कंट्रोल ले ले, उसमें उनको पावर मिले, लेकिन क्या जो हम ग्लोबल रूल्स
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे, हैज इट बीन डैमेज फॉर गुड? क्या उसको स्टिच बैक, हील बैक किया जा सकता है? जहाँ तक आज की तारीख है, जहाँ तक आज लग रहा है, वहाँ तक आई वुड से देयर इज़ नो रूम फॉर ऑप्टिमिज्म। इट इज़ अ वेरी पेसिमिस्टिक सिनेरियो जो 80 साल की पीरियड में द वर्ल्ड कम्युनिटी ने कंस्ट्रक्ट किया था और बिल्ड किया था, वो सब चकनाचूर हो गया है इफेक्टिवली। सो अब इसको रीबिल्ड करना, हाउ मच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन गेट टुगेदर एंड पुट प्रेशर ऑन अमेरिका is a million dollar question. Lekin today what we are seeing is pretty much the law of the jungle, international rules, international norms, what is right, what is wrong, the whole global structure of governance. I think it has collapsed, and it has happened so fast that people are not able to absorb it. And the most disturbing thing is that this has been led by the biggest and the most powerful nation on earth. So जब हम कहते हैं, we used to talk about, as you know, this phrase of American exceptionalism, कि बाकी दुनिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, and the rules that apply to the rest of the world by definition do not apply to America. That American exceptionalism today is being thrown at us every day, and we don't know where it is going to stop. दूसरा, पहले हम सुनते थे values was an important element of foreign policy. If you are a democracy, if you want to fight for individual freedoms, if there is freedom of expression, आज की तारीख में अंडर द ट्रम्प उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आउटसाइड अमेरिका मतलब नहीं है, पर इनसाइड अमेरिका भी मतलब नहीं है। आई थिंक व्हाट वी आर मिसिंग हियर इज कि अमेरिका के अंदर जो सोशल टेंशंस, पॉलिटिकल डिवाइड, it is at a very, very serious level. So there is a huge struggle going on within American society itself about how they want to live. And immigration issue पे जिस तरह से वहाँ पे debate हो रहा है, views are very sharply divided. Middle ground वहाँ पे मुझे अब नहीं दिखता है, क्योंकि polarization एक बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे हो चुका है on very fundamental issues. So even on things like equality, अब जैसे डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, DEI वगैरह का, उसके ऊपर एक पूरा हमला हो गया है मागा क्राउड से। सो वी आर, जो अंदर हो रहा है वही ट्रेंड्स हमको बाहर नजर आ रहे हैं। सो I think everyone is searching for a solution, but the solution will be much later. You first have to recognize the problem, and उसमें भी लोगों को टाइम लग रहा है। सर ऐसे में इनफैक्ट आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया और हमारे दर्शकों को याद दिला दे कि हमने बहुत सारे व्लॉग्स किए हैं एक्सप्लेनेटरी, आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। जो इमेजेस आ रहे हैं सररियल हैं कि टू इमेजिन कि फ्रेंच, जर्मन ट्रूप्स 13 ही सही लेकिन ग्रीनलैंड में जा रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। तो जो ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो जैसे चरमराई हुई नजर आ रही है। नेटो का फ्यूचर आज की तारीख में, जहां नेटो को अभी तक जो है, आप रूस और यूक्रेन वॉर में आप कह रहे थे कि रूस वाज द एडवर्सरी, अब तो वो हट गया। अब तो नेटो को लग रहा है कि भाई ये अमेरिका ही हमारे ग्रीनलैंड पर अटैक ना करते। तो एक नेटो का फ्यूचर, और दूसरा क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड पर मिलिट्री स्ट्राइक फ्रॉम ट्रम्प टू फोर्सफुली एक्चुअली annex it is a reality we are looking at? NATO is practically on its last legs, on its deathbed. और ये बात ट्रम्प के जीतने के समय भी यूरोप में बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 2024, जब लग रहा था कि ट्रम्प जीतने वाले हैं। वहाँ पे यूरोपियन जो मेंबर्स हैं नेटो के और एक्सपर्ट्स हैं, मैं वहाँ था 2-3 मीटिंग्स में, वो तो क्लियरली कह रहे थे कि नेटो इज ऑन इट्स डेथ बेड। ट्रम्प अगर जीतते हैं तो द फर्स्ट इंपैक्ट इज गोइंग टू बी ऑन नेटो। अब नेटो में हमने देखा पिछले 1.5 साल में क्या क्या हुआ है। एक तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे हुआ है, दूसरा क्लियरली बोला है ट्रम्प ने कि यूरोप इज फ्री राइडिंग ऑन अमेरिका, यूरोप इज रिच इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ, देयर इज नो रीजन व्हाई अमेरिका शुड स्पेंड सो मच टू डिफेंड यूरोप,
एंड यूरोप के अंदर ये भी बात उस समय शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले कि शुड नेटो बी अमेरिकन लेड और शुड इट बी यूरोप लेड। और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज अनदर फ्रेज दैट हैज बीन कॉइन्ड व्हिच इज नाउ लिटरली बिकम वेरी कॉमन, व्हिच इज द कोलिशन ऑफ द विलिंग। तो उसमें क्या एक्चुअली हम दो ट्रेंड देख रहे हैं। एक तो ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बीच में जो बहुत शार्प दरार आ गई है, एक वो है फॉल्ट लाइन। दूसरी फॉल्ट लाइन है यूरोप के अंदर जो उनके 28 मेंबर हैं उनके बीच में भी बहुत सारी दरारें आ गई हैं ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज यूरोपियन सिक्योरिटी। तो यूरोपियन विशेषज्ञ यूज्ड टू से कि यूरोप का प्रोजेक्ट इनिशियली जिस तरह कंसीव हुआ था, इट वाज अ प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टुडे the European project has to change and become a project for European security. So there is fundamental change happening, and above all, I would say कि even this 5% जो उन्होंने मांगा है raise defense expenditure में from NATO countries, from European countries, almost everyone has agreed except one or two. ये भी interesting बात है। लेकिन ये जो 5% extra पैसा available होगा हमारी किटी में for defense, इसमें से भी कितना ट्रंप या अमेरिका अलाउ करेगा कि यूरोप के अंदर खर्च हो, या ये सारा का सारा पैसा जाएगा अमेरिकन इंडस्ट्री से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। सो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रस्ट एंड द कोहेजन within the transatlantic alliance has almost broken. You are seeing जिस तरह से अमेरिका और फ्रांस के बीच में या अमेरिका और जर्मनी के बीच में दरारें फैल रही हैं। So that's my first point, that I think NATO is at its worst crisis since its formation, and this has nothing to do with Russia, which is the most interesting. Second, you asked about Greenland. We don't know. हमें किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ ट्रंप और उनके 4-5-6 एडवाइजरों को मालूम है कि वो क्या करेंगे कल। लेकिन अगर हम पब्लिक स्टेटमेंट से जाएं और प्रीवियस रिकॉर्ड से जाएं, पिछले 1.25 साल के रिकॉर्ड से, तो वी हैव टू बिलीव व्हाट ही इज सेइंग, ही विल गो मिलिटरीली। कि और एक बार नहीं कहा है, उन्होंने तो बार-बार बोला है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, मतलब कुछ भी। और सच्चाई तो ये है कि अगर अमेरिका चूज करता है मिलिट्री इंटरवेंशन, किस तरह का इंटरवेंशन, भी बहुत तरीके हैं। I don't think Europe will be able to withstand American military intervention, and they will cave in. But we are living in an unreal world. I mean, I think that's the only way to define it. But so the other crystal gazing that I want you to do is on Iran. तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान में एग्जीक्यूशन किलिंग्स बंद हो गए हैं, ये उनको जानकारी मिली है। एक बिल्डअप लग रहा था कि वो स्ट्राइक करेंगे। उनकी थिंकिंग लीनियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से और दुनिया भर से ट्रंप, जिनको वो क्रिटिसाइज करते हैं अभी तक, लेकिन ये सारे लीडर्स कह रहे थे कि नहीं, वी आर बिहाइंड यू, यू हैव टू गो इन फॉर अ रिजीम चेंज इन ईरान। क्या आपको लग रहा है कि दैट मिलिट्री इंटरवेंशन और एटलीस्ट अ लिमिटेड एयर स्ट्राइक इंटरवेंशन इन ईरान फॉर नाउ इज नाउ ऑफ द टेबल, या अभी अगले कुछ दिनों में एक्चुअली इट्स समथिंग दैट कैन हैपन? नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है अंदर खाना, which has made Trump change his mind about intervention in Iran. और हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन माइंड ऑफ ट्रंप। आज की तारीख में मुझे नहीं लग रहा है कि द प्लान टू इंटरवीन स्टैंड्स। मुझे लग रहा है दैट प्लान हैज बीन रोल्ड बैक, वो पीछे हट गए थोड़ा सा ट्रंप एंड अमेरिका। और इट इज पॉसिबल कि उनके जो गल्फ के जो एलाइज हैं या इजराइल है, उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है, और बट पर्पस तो सर्व हो गया है। पर्पस वाज टू पुट इनॉर्मस मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द ईरान रेजिम। उसको फर्दर आइसोलेट कर दिया है टैरिफ्स के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू। तो द ईरान रेजिम टुडे इज अंडर सिवियर प्रेशर। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिलियंस कितनी है उसके अंदर कि वो ये सारा विथस्टैंड कर सकता है। पर अगर अमेरिकन इंटरवेंशन इस तरह हम सोचे कि जिस तरह मडूरो को निकाला है वेनेजुएला से, उस तरह ईरान में कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। और दोनों स्थितियां टोटली अलग हैं। और अगर ईरान में घुस गए और इंटरवीन किया, तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो निकल के नहीं आ पाएंगे, फंस जाएंगे। व्हाट अबाउट स्ट्राइक्स? पिछली बार उन्होंने जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक किया।
No, so that strike was fantastic. It served its purpose. I mean, there is no doubt कि ईरान का nuclear program, for all practical purposes, has been destroyed. So अब अगर punitive strikes करने हैं, वो तो America can easily do. It has the capability both from the sea and from the land. बट उससे रेजिम गिरेगा नहीं, अभी तक नहीं गिरा है। अब उस स्ट्राइक्स के भी कुछ 6-8 महीने हो गए हैं, रेजिम स्टिल रिमेन्स। पर जैसे उन्होंने सुलेमानी को टारगेटेड असैसिनेशन किया पहले, इस तरह किया, सो ऑल दैट इज देयर, बट सो द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। अगर ईरान के ऊपर कुछ इस तरह के हमले होते हैं, ईरान विल रिटेलिएट, जो भी उनकी क्षमता है, चाहे वो गल्फ में हो, चाहे वो पर्शियन गल्फ पर्टिकुलरली में शिपिंग लाइंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेरर अटैक्स और शुरू कर सकते हैं। बट as of now, I think he is backed off from Iran. Maybe the assessment is कि we may not succeed. आखिर उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए कि regime collapses. Khamenei, is removed either physically or otherwise. Maybe they've calculated it won't be so easy. Also keep in mind another thing कि 1979 से अमेरिका हैज हैड नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान, तो उनकी जो डोमेन नॉलेज है ईरान के अंदर ऑन द स्ट्रीट्स ऑन द ग्राउंड इज वेरी वेरी लिमिटेड, अनलाइक वेनेजुएला। तो ईरान के अंदर दे हैव हैड नो प्रेजेंस, नाइदर इंटेलिजेंस नॉट डिप्लोमेटिक। इट इज थ्रू इजराइल, थ्रू सम मे बी अदर कतर और सम अदर कंट्री, बट जो जिस तरह का उनका कंट्रोल था ओवर द इंफॉर्मेशन इन सम अदर कैपिटल्स और सम अदर ज्योग्राफीज, खास तौर से लैटिन अमेरिका में, वो ईरान में नहीं है। सो थोड़ा हैंडीकैप अमेरिकन कैपेबिलिटीज में है जरूर। तो ये है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जिसमें हमने फोकस किया एम्बेसडर सरन के साथ कि आज आखिर डोनाल्ड ट्रंप का जो नजरिया है दुनिया को लेकर वो आखिर है क्या, स्ट्रैटेजी है क्या। लेकिन पार्ट 2 में हम बात करेंगे भारत अमेरिकी रिश्तों की, भारत अमेरिका रूस के बीच में चल रहे इस ट्रायंगुलर नूरा कुश्ती और तमाम चैलेंजिंग डायनेमिक्स की। तो उस कॉन्वर्सेशन को भी आप आगे हमारे साथ जुड़कर जरूर देखें।